तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थंडर साउंड स्कूल ने बैटलफील्ड पर आकर एडवाइजर से बैटल रोकने की रिक्वेस्ट की। जितने भी रेबेलियंस जिंदा बचे थे वो उन्हें अपने साउंड सेक्ट में एंट्री देने वाला था और फिर ये लोग कभी भी बुद्धा माउंटेन से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो रेबल्स और एडवाइजर ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि एडवाइजर उस मास्टरमाइंड को छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर उस बंदे ने तो खुद की ही जान ले ली। वेल ये एक क्राउन प्रिंस था और जब ये बात एम्परर को पता चली तब वो अपने बेटे की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो गए, मगर उन्हें पता था कि क्राउन प्रिंस सिर्फ पावर की लालच में ही आकर मारा गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांगकांग की जियांजिंग सिटी दिखाई गई, जहाँ पर हम देख पाते कि सिटी में मातम का माहौल छाया है। तो किन्मो तुरंत ही वहाँ रहने वाले एक बंदे से पूछने लगा कि सर क्या आप हमें बता सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो बंदा बताने लगा कि 10 दिनों पहले ही हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर के राजा की मौत हो गई, इसीलिए हमारा पूरा नेशन उनके लिए मातम मना रहा। वेल किन्मो को पता नहीं था कि यहाँ पर कौन से राजा का जिक्र हो रहा। तो एडवाइजर किन्मो को बताने लगे कि नॉर्दर्न फ्रंटियर के राजा का नाम था लिन और वो यांगकांग के पुराने एम्परर का छोटा भाई था। इनफैक्ट हमारे जो करंट एम्परर है वो उनका 8वां अंकल था। लिनफेंग की हमेशा यांगकांग ने रिस्पेक्ट की और उसी दिल से प्यार किया। लिनफेंग जब जवान था तब उसने हमारे लेट एम्परर को फॉलो किया और अपनी बहादुरी के दम पर बैटल्स में ढेर सारी मेरिट भी हासिल कर ली। इतना ही नहीं, उसने न जाने कितनी ही बार हमारे लेट एम्परर की जान बचाई थी। तो उनकी अचानक से हुई मौत की वजह से नॉर्दर्न फ्रंटियर पूरी तरह से टूट गया। सब मैंने भी वहाँ जाकर उन्हें रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। वहीं पर किन्मोन से धीरे से जाकर पूछने लगा कि मेरे ख्याल से लिनफेंग की मौत आपके ही हाथों से हुई, वो भी रेबेलियंस का एक हिस्सा था। मुझे तो एक ही बात पर शक हो रहा, अगर वो हमारे एम्परर के साथ ईमानदार था तो फिर उसने बगावत क्यों की। जिस पर एडवाइजर जवाब देते हुए बताने लगे कि लिनफेंग ने हमारे एम्परर के खिलाफ बगावत नहीं की, बल्कि वो तो मेरे खिलाफ था। उसे डर था कि कहीं मेरी वजह से रॉयल फैमिली की लेगेसी उसके हाथ से चली न जाए, तो इसी वजह से वो बगावत में शामिल हो गया ताकि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक राइचस और परफेक्ट इंसान था और इसी वजह से मुझे उसे रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किन्मो का मेंशन दिखाया गया, जहाँ पर कुछ मैसेंजर एम्परर का पैगाम लेके पहुँच चुके थे। इस पैगाम में एम्परर ने किन्मो की काफी सारी तारीफें की थी कि कैसे किन्मो ने अपने साथियों की जान बचाई, साथ ही उसने सदर्न बॉर्डर पर अपना सपोर्ट दिखाते हुए एम्परर की मदद की है और इसी वजह से एम्परर ने किन्मो को जेंग वुपिन सांग का इस रैंक पर प्रमोट किया था। साथ ही किन्मो की सैलरी अब सुपरवाइजर्स के इक्वल होगी। ये सब सुनकर तो मास्टर गुइलान की तो मानो खून में ही आग लग गई। यहाँ पर किन्मो भी अपनी रैंकिंग को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि अब वो 5 ग्रैंड ऑफिशियल्स में से एक था। लेकिन फिर भी किन्मो को पता था कि एम्परर अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल एडवाइजर भी अपने मैंशन के सामने चले गए, लेकिन मेन गेट के पास जाने के साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। इसलिए वो मेन गेट से ना जाकर एक दीवार को लांग कर मैंशन में एंटर कर गए। उन्होंने पहले तो वहाँ पर अपने बैरियर सेटअप किए जो कि पूरी तरह से मौजूद थे, जिसके बाद वो अपने सर्वेंट मास्टर फू और युआन चिंग को आवाजें देने लगे, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो जब उन्होंने अपने मैंशन का दरवाजा ओपन किया वहाँ का नजारा कुछ अलग था। वेल यहाँ पर उनके सभी सर्वेंट्स बेहोश थे और उनके डिसाइपल युआन चिंग को किसी ने रस्सी से टांग दिया था। तो एडवाइजर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उनके एक्ट पॉइंट्स पर हिट करके उन्हें होश में लाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने युआन चिंग की भी रस्सी काट कर उसे नीचे पटक दिया। वो उससे पूछते कि बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो युआन चिंग उन्हें हैरान होते हुए बताने लगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं यहाँ पर किसी को देख पाऊँ इससे पहले मुझे रस्सी से टांग कर बेहोश कर दिया गया। अब ये सुनकर एडवाइजर भी थोड़े से परेशान हो गए। साथ ही मास्टर फू बताते कि हाल ही में हमारे कैपिटल में न जाने कितने ही सारे घरों में चोरियां हो गई। ऐसा कहा जा रहा कि कुछ घोस्ट हमारे सिटी के लोगों को लूट रहे हैं। इनफैक्ट हर एक वेल्डी और पावरफुल फैमिली के घर पर चोरी हो गई, जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि ये किसी घोस्ट का काम नहीं हो सकता। वेल उस बंदे की मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज है कि लोग उसे घोस्ट समझ रहे, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये काम किसका हो सकता। मेरे ख्याल से अब हमने जल्दी से ट्रेजर वॉल्ट को चेक करना चाहिए। हालांकि ट्रेजर वॉल्ट पर लगा हुआ सील पूरी तरह से इंटैक्ट था। जो देख टियानचिंग कह रहा था कि आपका अंदाजा पूरी तरह से सही निकला, शायद वो चोर आपकी इस बैरियर को हटा नहीं पाया। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि वो एक फैंटम है, उसके जैसे लोग बैरियर को हटाने
जाने में अपना वक्त जाया नहीं करते। वेल इन्होंने ट्रेजर वॉल्ट को जब चेक किया तब पता चला कि यहाँ की भी सारी चीजें गायब हैं। साथ ही इंपीरियल एडवाइजर के लिए वहाँ पर एक पैगाम भी लिखा हुआ था। वेल उस लेटर में लिखा था, मेरे प्यारे इंपीरियल एडवाइजर, आज मैं अपनी कटी हुई टांग वापस ले जा रहा हूँ। साथ ही मैंने तुम्हारे सारे ट्रेजर्स को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया। वेल ये चोर कोई और नहीं बल्कि हमारे किन्मो के ग्रैंडपा लेम थे। वो एडवाइजर से कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे सर्वेंट्स का काफी अच्छे से ध्यान रखा और ये तसल्ली कर ली कि मैंने तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी पीछे नहीं छोड़ी। तुम्हारा पूरा घर साफ हो चुका है। वेल तुमने ये बताया था कि तुम्हें पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वो सारा साफ कर दिया। और हाँ, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो गया। अगर सच बताओ तो तुम्हारी बेड पर मुझे काफी अच्छी नींद आई। वेल यहाँ पर एडवाइजर ने देखा कि उनके बिस्तर से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि तुम्हारे टी पॉट में मेरी अपनी वाइन भरी पड़ी है, मेरी एजेड वाइन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। सो गाइज मुझे नहीं लगता कि इस टी पॉट में उन्होंने वाइन भरी थी, बल्कि यहाँ पर तो कुछ और ही है। और ये सब देखने के बाद ही एडवाइजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। फॉर द फर्स्ट टाइम उनके चिल्लाने की आवाज उनके मेंशन से बाहर चली गई। वो कह रही थी कि यहाँ मौजूद हर एक चीज को बाहर फेंको। उस बंदे ने जिस भी चीज को छुआ है वो मुझे यहाँ पर एक भी नहीं चाहिए। और अब एडवाइजर सर्वेंट फू से कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। नॉर्दर्न फ्रंटियर के राजा के घर जाकर मुझे उन्हें रिस्पेक्ट पेश करनी है, तो वहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो सर्वेंट फोन से कहते हैं कि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा, जो कुछ भी था वो बंदा लेके चला गया। तो एडवाइजर कहने लगे कि मेरी कुछ पेंटिंग्स है, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें मार्केट में जाकर सेल करो। जिस पर सर्वेंट फू कहते हैं कि हमें इन पेंटिंग्स पर आपका नाम लिखना होगा, तभी जाकर हम इन्हें सेल कर पाएंगे। हालांकि एडवाइजर ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि अगर मैंने पेंटिंग पर अपना नाम लिखा तो लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने मुझे रिश्वत दी। तो मास्टर फू ने समझाने लगे कि हमारे कैपिटल में ढेर सारे फेमस आर्टिस्ट हैं, इसीलिए लोग एक अनजान आर्टिस्ट की पेंटिंग नहीं खरीदने वाले। तो युआनचिंग उनसे कहता है कि क्यों ना आप ड्यूक वेई से थोड़े से पैसे उधार लीजिए, या फिर हमारे कोर्ट का कोई भी मिनिस्टर हमें पैसे उधार दे सकता है। तो मास्टर फू कहता है कि लोग हमें उधार तभी देते हैं जब हम उनकी पुरानी उधारी चुकती कर दे। अगर हम बार बार उधारी मांगते गए तो लोग हमारे बारे में चर्चे करना शुरू कर देंगे। अब ये बातें सुनकर तो एडवाइजर को एक बात रियलाइज हुई कि उन्हें कहीं से पैसा मिलने नहीं वाला, बस एक ही बंदा है जो उनकी मदद कर पाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम किन्मो को देख पाते हैं, जो कि अपने मेंशन के बाहर पहुंच गया। उसे भी अपने रूम से एक अलग ही ऑरा महसूस हो रही थी। तो हुलिंग और ड्रैगन किलिन से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुक कर इस कोर्ट यार्ड को गार्ड करो, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद वो बड़ी खुशी के साथ अपने रूम में चला गया, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि ग्रैंडपा माँ और ग्रैंडपा लेम उससे मिलने आए हैं। यहाँ पर किन्मो ने सीधे जाकर ग्रैंडपा माँ को अपने गले लगा लिया। ग्रैंडपा माँ उससे कहते हैं कि देखो मैं तो यहाँ पर नहीं आने वाला, लेकिन ये लेम जबरदस्ती मुझे अपने साथ लाया ताकि हम कैपिटल के अमीर लोगों को लूट कर गरीबों की मदद कर पाए। बस कुछ ही दिनों में हमें सारा ट्रेजर सेल करके इससे ढेर सारा अनाज खरीद लेंगे और फिर सदर्न बॉर्डर की जंग में जितने भी लोगों के घर बर्बाद हुए उन्हें हम मदद कर पाएंगे। उतने में ही ग्रैंडपा लेम किन्मो से कहते हैं कि देखो बच्चे, ये मत सोचो कि हम इतनी दूर ट्रैवल करके बस तुमसे मिलने आए। सच बताओ तो तुम बस हमसे गलती से टकरा गए हो, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो जो हमें तुम्हारी याद आएगी। जिस पर किन्मो कह रहा था कि अगर ऐसी बात होती तो आप मेरे भी घर को साफ करके यहाँ से चले जाते, लेकिन आप दोनों तो मेरा इंतजार कर रहे थे। सो फाइनली ग्रैंडपा लेम भी हार मान लेते हैं। वो कह रही थी हाँ ठीक है, हमें थोड़ी सी याद आई थी इसलिए तो हम तुझसे मिलने आ गए। साथ ही साथ वो अपनी कटी हुई टांग भी किन्मो को शो करने लगे। वो कह रही थी कि देखो ये तुम्हारे इंपीरियल एडवाइजर के मैनर में थी, मुझे तो लगा था कि इस टांग को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तब वो एडवाइजर मुझे देखते ही कांपने लगा। वो तो मुझसे इतना ज्यादा डर गया था कि उसने खुद होकर ये टांग मेरे सामने पेश की। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, बात तो ये है कि जब आपने ये टांग हासिल की थी तब एडवाइजर वहाँ पर थे ही नहीं, क्योंकि हम तो अभी भी बैटल से वापस आए हैं। और फिर ये दोनों भी काफी देर तक एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगे। तभी ग्रैंडपा माँ भी किन्मो को अपना कटा हुआ हाथ शो करते हैं। वो कहते हैं कि किन्मो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे कटे हुए हाथ पाँव को चेक करो, अगर ये कुछ काम के होंगे तभी इनका बॉडी पर लगाना सही रहेगा। वेल इस कटे हुए हाथ को देखकर तो किन्मो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था कि हाथ तो ग्रेट थंडर साउंड स्कूल में रखा गया था, इसका मतलब ये है कि आपने सीधे जाकर उन पर अटैक किया होगा। जिस पर एल्डर लेम बताते हैं कि जब हम वहाँ गए तब उनका शूमी माउंटेन गायब था, मेरे ख्याल से वो लोग कहीं पर जा चुके होंगे। अगर वो गलती से भी मिलते तो ग्रैंडपा माँ उस माउंटेन को पूरी तरह से क्रश कर देते।
तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारा ग्रैंडपामा काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। और उतने में किन्मो को हुलिंग की आवाज आई। उसे बता रही थी कि इंपीरियल एडवाइजर आपसे मिलने आए हैं। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि इंपीरियल एडवाइजर उसके ग्रैंडपास को देख ले, इसलिए किन्मो खुद ही उनसे मिलने के लिए बाहर चला गया। वेल एडवाइजर उससे कहते कि किन्मो, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पैसे लेने आया था, अगर तुम थोड़ी उधारी दे दो तो मैं अगले ही महीने वापस कर दूंगा। तो किन्मो उनसे पूछता है, बताए आपको कितने पैसे चाहिए? जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मेरी मंथली सैलरी है 800 डाफिंग कॉइन्स, तो बस मुझे 1 महीने की पेमेंट दे दो। मेरे जो भी हालात है उन सबको संभालने के लिए उतने पैसे काफी हो जाएंगे। जिस पर किन्मो कहने लगा कि आप हमारे नेशनल एडवाइजर हो, तो फिर आपकी जैसा बंदा इतनी गरीबी में कैसे रह सकता? एम्परर ने कई बार आपको रिवॉर्ड देने की कोशिश की, लेकिन आपने हर बार मना कर दिया। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मैं जानबूझकर अपने घर पे पैसा नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है कि लालच या फिर इस दुनिया की मोह माया से मेरा कल्टीवेशन खराब हो जाएगा। तो किन्मो ने उन्हें 800 की बजाय 1000 डाफिंग कॉइन्स दे दिए। वो कहने लगा कि अगर आगे चलकर भी आपके पास पैसे ना आए तो इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आपको गरीबी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उसे गले लगाने की भी कोई जरूरत नहीं। जिस पर एडवाइजर कहने लगी कि मैं बस कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि इस बार मैं एम्परर के इनाम को मना नहीं करने वाला। अरे अब वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वो किन्मो से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे रूम से किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रहा। ऐसा लगता है कि वहाँ पर खुद बोधिसत्वा बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी ऑरा को चाहे कितना ही छुपा कर क्यों न रखा हो, मैं फिर भी उसे महसूस कर पा रहा। और हाँ, यहाँ पर एक और पर्सन है। हेवन एंड अर्थ उसकी बॉडी को अपने साथ मर्ज कर सकते, यानी कि वो अपनी इच्छा से कभी भी आ सकते और कभी भी जा सकते हैं। सो किन्मो, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपने घर पर इनवाइट करो। हालांकि किन्मो ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मैं आपको इनवाइट नहीं कर सकता। मेरे ग्रैंडपास अभी अभी मुझसे मिलने आए हैं, साथ ही वो चाहते थे कि मैं उनकी इंजुरीज को हील करूं। तो ऐसे हालातों में आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सो एडवाइजर भी ना चाहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर किन्मो अपने कमरे में आते साथ ही ग्रैंडपा लेम पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि आपने इंपीरियल एडवाइजर का पूरा घर ही साफ कर दिया। वो बेचारे मुझसे पैसे उधार मांगने आए थे, आपने उनके साथ काफी ज्यादा गलत किया। जिस पर ग्रैंडपा लेम अपने बेशरम अंदाज में कहने लगे कि हम चोर लोग कभी किसी पर रहम नहीं दिखाते, और ये तो अच्छा हुआ कि हमने कैपिटल की हर एक रईस फैमिली को लूटने का प्लान बनाया था, वरना तो तुम्हारी उस एडवाइजर के घर से मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारा वो एडवाइजर कितना बड़ा गरीब है? उस बंदे के घर से मुझे बस थोड़े बहुत गोल्ड कॉइन्स मिले और हमारे ग्रैंडपा डेफ की एक पेंटिंग मिली। खैर, मैं ग्रैंडपा डेफ की पेंटिंग तो बेच नहीं सकता, इसलिए अब ये तुम रख लो। वेल, ये हमारे ग्रैंडपा डेफ ने बनाई हुई पेंटिंग थी, जिसमें एक सोर्ड गॉड अपनी सोर्ड को कैरी कर रहा। भले ये एक बस नॉर्मल सी पेंटिंग है, लेकिन ये किसी भी इवल पावर को तुमसे दूर रखेगी। जो सुनते साथ ही किन्मो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि हमारे सानला विलेज के चीफ ही वो सोर्ड गॉड है। और अब जैसे किन्मो उस पेंटिंग को ओपन करने लगा, उसके अंदर का डेमन गॉड भी एक्टिवेट हो गया। लेकिन ग्रैंडपा लेम तुरंत ही उस पेंटिंग को बंद कर देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम इसे ओपन नहीं कर सकते। तुम्हारी इस फिलहाल की कल्टीवेशन लेवल के साथ अगर तुमने इस पेंटिंग की एक भी झलक देखी तो ये तुम्हें अंधा बना देगी। हो सकता है कि तुम ऑन द स्पॉट मारे भी जाओ। मौत का नाम सुनते साथ ही बेचारा किन्मो तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उतने में ही ग्रैंडपा माउस से कहते कि किन्मो, मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ही स्ट्रेंज ऑरा महसूस हो रही है। वहीं पर ग्रैंडपा लेम भी उसे काफी फनी तरीके से सूंघने लगे। उन्हें भी जानना था कि आखिर किन्मो की बॉडी पर किसकी ऑरा प्रेजेंट है। तभी किन्मो ने बताने लगा कि हाल ही में मैंने स्टार सप्रेसिंग लॉर्ड की डिवाइन मैनिफेस्टेशन फॉर्म को प्रैक्टिस किया था। मुझे एडवाइजर ने पहले ही बताया था कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी ऑरा में बदलाव होगा, इसलिए आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी बॉडी के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मगर यहाँ पर किन्मो ने सीधे अपने ग्रैंडपास को एक सफेद झूठ बोला था। वो डीमन गॉड की सोल ट्रेस को छुपाना चाहता है। जिसके बाद तुरंत ही ड्रैगन किलिन और हुलिंग से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंडपास को लेकर सिटी को एक्सप्लोर करने चले जाओ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाना, तब तक मैं इनके कटे हुए हाथ और पाँव की वाइटलिटी पर काम करूंगा। जैसे इन लिम्स की पावर एक्टिवेट हो जाए, मैं तुरंत ही इनको आपकी बॉडी से जोड़ दूंगा। वेल, यहाँ पर ये दोनों ग्रैंडपास किन्मो का ऐसा अजीब सा बर्ताव देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो इतना तो समझ गए कि किन्मो उनसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अब उनके वहाँ से जाने के बाद किन्मो ने अपनी बड़ी सी कोल्ड्रन में उनके हाथ पाँव को मेडिसिनल हर्ब के घोल में पकाना शुरू कर दिया। मीनवाइल किन्मो भी कल्टीवेशन
में बिजी था और यहाँ पर उसके हमें 5 लुमिनरीज का सीन दिखाया गया। जैसे ही किन्मो ने स्टार सप्रेसिंग लॉर्ड के फॉर्म को मास्टर किया, उसके हाथ में एक मिस्टीरियस स्क्रॉल आ जाता है। सो गाइस, किन्मो के इस फॉर्म को डेथ स्टार जेनशिंग इस नाम से जाना जाता है। वेल, ये फॉर्म अपनी डाफ डेथ और सोल कंट्रोलिंग टेक्निक के लिए फेमस था। साथ ही हमें उसके पीछे स्टार सप्रेसिंग लॉर्ड की इमेज भी दिखाई गई। अब किन्मो तुरंत ही उस स्क्रॉल को ओपन करके उसे पढ़ने लगा, लेकिन उस स्क्रॉल की लैंग्वेज काफी ज्यादा अजीब थी। वैसे तो ग्रैंडपा डेफ ने किन्मो को कई सारे एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया था, लेकिन ये एंशिएंट लैंग्वेज इतनी ज्यादा अलग थी कि किन्मो उसे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता। हालांकि किन्मो ने इस स्क्रॉल में एंशिएंट रून्स और सोल बाइंडिंग के साइंस देखे थे। साथ ही साथ इसमें कई सारी पावरफुल और मिस्टीरियस डिवाइन टेक्निक भी लिखी गई है। सो अगर किन्मो इस स्क्रॉल को पढ़ सके तो आसानी के साथ इन टेक्निक्स को मास्टर कर लेगा। और तभी किन्मो नोटिस करता है कि उसके माइंड स्पेस में एक नया गेट अपीयर हो गया। इस गेट को देखते साथ ही किन्मो को 9 नेदर गेट के डिमोनिक गेट की याद आ गई। उस डिमोनिक द्वार ने यांगकांग के न जाने कितने ही सारे स्कॉनर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था और अब उस गेट पर उसे कुछ लिखावटें नजर आती है। साथ ही साथ वहाँ पर किन्मो को किसी की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि स्क्रॉल पर एंशिएंट डिमोनिक लैंग्वेज लिखी गई है, जिसे तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का बंदा पढ़ नहीं सकता। इसलिए ये मत सोचो कि तुम कभी भी इस स्क्रॉल में दी गई टेक्निक को मास्टर कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। अब इस डिमोनिक आवाज को सुनते साथ ही किन्मो जानबूझकर पैनिक होने का नाटक करने लगा। वो कह रहा था कि बताओ मेरे माइंड स्पेस में कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जिस पर वो डिमोनिक आवाज कहती है कि बच्चे, मेरे सामने नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे प्रेजेंस को पहले ही पहचान गए थे, लेकिन फिर भी मेरे सामने भोला इनोसेंट बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहे हो। खैर, तुम अपने इस ड्रामे के साथ मुझे उल्लू तो नहीं बना सकते। जिस पर किन्मो कह रहा था कि पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो जस्ट अभी पता चला कि मेरे माइंड स्पेस में कोई और भी है। जिस पर वो डिमोनिक आवाज कहने लगी कि उस दिन सदर्न बॉर्डर पर हुई बैटल को तुम देख नहीं पा रही थे, लेकिन मेरे अपनी पावर्स को अनलिश करते साथ ही तुम उस बैटल को विटनेस कर पाए और उसी पल तुमने मुझे पहचान लिया था कि मैं तुम्हारे माइंड स्पेस में मौजूद हूँ। तुम्हारे उन 2 एल्डर्स ने भी मेरी ऑरा को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें जानबूझकर दूर भेज दिया। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें इस डीमन गॉड से डर नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ बात करना चाहते थे। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी अपने डरने की नौटंकी को बंद कर दिया। वो तो काफी कूल तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि क्यों ना अब मुलाकात की जाए। मुझे नहीं लगता कि अब हाइड एंड सीक खेलने का कोई फायदा होगा। जो सुनते साथ ही किन्मो के माइंड स्पेस में बहुत ही खतरनाक रेड एनर्जी फैलने लगी और फिर उसी में से हम कई सारे डिमोनिक आइज को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। और फाइनली वो डीमन गॉड अपना बड़ा सा मुंह लेकर किन्मो के सामने आ गया। वो किन्मो से कह रहा था कि तुम 1 नंबर के बेवकूफ समनर हो। मैं तो हेवनली realm का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने अपना सिर नहीं झुकाया। क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि तुम्हारी 2 कौड़ी की ट्रिक्स मेरे साथ निपट पाएगी? क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी एबिलिटीज को पहचानता हूँ, मैं तुम्हें कीड़े जैसे मसल दूंगा। खैर चलो, अब इस ग्रेटेस्ट रूलर के सामने सबमिट करो, मेरी वर्शिप करो, क्योंकि तुम्हारे पास जिंदा रहने का बस यही एकलौता ऑप्शन है। मगर किन्मो तो अभी भी उसके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं था। तो डीमन गॉड से कहने लगा कि तुम मेरे सामने धूल का बस एक छोटा सा कतरा हो, जिसे मैं कभी भी साफ कर सकता हूँ। जो सुनते साथ ही किन्मो ने अपनी नौटंकी का दूसरा पड़ाव शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि आप हेवनली realm के ग्रेट डीमन गॉड हो। आपको इस दुनिया में समन करने की एबिलिटी बस होंगशन से के ही पास थी, लेकिन अफसोस वो तो मेरे हाथों पूरी तरह से एनिहिलेट हो गया। अब तो इस दुनिया में मैं बस अकेला बंदा बचा हूँ जो आपको समन करने की एबिलिटी रखता। इसलिए अगर आपने मुझे धूल का कतरा समझकर साफ किया या फिर कीड़े जैसे रगड़ दिया, तो फिर आप कभी भी हमारी इस मॉर्टल realm में डिसेंड नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको समन करने की इस दुनिया में ना ही किसी के पास एबिलिटी है और ना ही हिम्मत। मुझे मारो और फिर इस दुनिया से छुट्टी कर लो। जो सुनकर वो डीमन गॉड काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, लड़के क्या तू मुझे धमका रहा है? क्या तुझे वाकई ऐसा लगा कि तेरी ये 2 कौड़ी की धमकी मुझे डरा सकती है? बच्चे, मेरे पास 10,000 ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके मैं तुझे टॉर्चर कर पाऊंगा। तुझे तो खुद पर तरस आएगा कि तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ था। और इतना कहते साथ ही उस डीमन गॉड ने अपने डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग करना शुरू कर दी। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर बरसने लगती है। उतने में किन्मो से कहता है, डीमन गॉड क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी? अगर तुम गलती से भी एक्सपोज हो गए तो तुम्हारे इस ट्रेस को मिटा दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही उस डीमन गॉड ने तुरंत ही अपने थंडर अटैक को रोक दिया। वो कहता है, चलो बताओ तुम मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज कैसे करोगे?
करोगे। तो किन्मो से बताने लगा कि उस दिन टियानबो सिटी में मैंने ही तुम्हें समन किया था और उसी समनिंग रिचुअल के दरमियान तुमने अपने सोल ट्रेस को मेरी बॉडी में छुपा दिया। उसी दिन से तुम मेरी बॉडी में रहते आए हो और न जाने तुम्हारे पास ऐसे कितने ही मौके आए जब तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वेल, इतने दिनों का इंतजार करने के बाद तुमने अचानक से ही आज मुझ पर एक्शन ले ली। मेरे ख्याल से तुम्हें अचानक से ही किसी चीज से डर लग गया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि तुम इंपीरियल एडवाइजर या फिर मेरे ग्रैंड पास के सामने आ पाओ। अगर उन्होंने तुम्हें नोटिस कर लिया तो तुम्हारा एक कॉन्शियसनेस एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनकर डीमन गॉड हंसते हुए कहने लगा कि बताओ फिर तुमने उन लोगों के सामने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर उन्हें दूर भेज दिया। अगर इस गेट की बात की जाए तो ये 9 नेदर गेट से बिल्कुल मिलता जुलता है और साथ ही तुम्हें जो स्क्रोल मिला उस पर अंडरवर्ल्ड के डीमंस की लैंग्वेज है। और फिर अचानक से वो डीमन गॉड किन्मो के सामने कूद जाता है। वो किन्मो से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डीमन लैंग्वेज सिखाऊं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम आसानी के साथ डिमोनिक स्क्रिप्ट को पढ़ पाओगे और यही वजह है कि तुमने अपने एल्डर्स के सामने मुझे एक्सपोज नहीं किया। खैर, वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम आपस में एक डील कर ले। जिस पर किन्मो कह रहा था कि देखो, डील करने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं दोबारा से तुम्हारे उन हेवनली डीमंस को हमारी मॉर्टर रेल्म में एंट्री नहीं देने वाला। पिछली बार उन्होंने यहाँ पर काफी सारी तबाही मचा दी। जिस पर वो डीमन गॉड कहने लगा कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ऑलरेडी यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के बारे में पता चल चुका। वो लोग इतने ज्यादा भयानक है कि मुझे अब इस रेल्म पर हुकूमत करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। खैर, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे हेवनली डीमंस के कुछ लोगों को यहाँ पर पनाह दो। वो डीमंस इस रेल्म में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिस पर किन्मो कह रहा था कि मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, क्या पता आपकी हेवनली डीमंस यहाँ आने के बाद मेरा ही शिकार कर दे। जो सुनते साथ ही वो डीमन गॉड किन्मो पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो तो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा से उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किन्मो पर तो इसका कोई असर नहीं होता। जो देखो, डीमन गॉड भी थोड़ा सा शांत हो गया। वो समझ गया कि बच्चा इतना ज्यादा टफ है कि इसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। तो डीमन गॉड उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक सेक्रेड ओथ ले। हमें अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खानी होगी और जो भी बंदा उस कसम को तोड़ेगा उसकी सोल को अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर खुद ही क्लेम करेंगे। जिस पर किन्मो कहने लगा कि मैंने अंडरवर्ल्ड के यूडो इस बंदे का नाम सुना था, लेकिन क्या तुम मुझे टूबू के बारे में बता सकते हो? तो डीमन गॉड कहता है कि टूबू एक प्रिमोर्डियल डेटी है। ऐसा कहा जाता कि इस दुनिया को फॉर्म होने से पहले ही उसकी रचना हुई थी। टूबू है अंडरवर्ल्ड का ग्रैंड एम्परर और नेदरवर्ल्ड का राजा बस उसका एक मिनिस्टर। अंडरवर्ल्ड का ग्रैंड एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी की भी सोल को क्लेम कर सकता। इनफैक्ट हर एक डेटी और डीमन की मौत के बाद उन्हें इस राजा को सर्व करना पड़ता। तो बताओ, क्या तुम इस अंडरवर्ल्ड के ग्रैंड एम्परर की कसम खाने के लिए तैयार हो? जिस पर किन्मो थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी जो ओथ है वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज में लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी डिमोनिक स्क्रिप्ट जरा भी पल्ले नहीं पड़ती। जो सुनकर वो डीमन गॉड कह रहा था कि बच्चे, तुम तो एक शैतान से भी ज्यादा शातिर हो, यानी कि अभी डीमन गॉड अपनी ली हुई कसम में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।